हेलो स्टूडेंट्स, ये आपको मैं अर्थशास्त्र जो है 9th क्लास के काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो 1 मार्क्स और 3 और 5 मार्क्स के आते हैं। देखिए, इससे पहले में मैंने जो भी मैथ की वीडियो बनाई थी 9th क्लास की, उसमें आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा 100% उन्हीं क्वेश्चनों में से ही सारे आए थे एग्ज़ाम्स के अंदर। तो मैं आज आपको जो ये करवा रहा हूँ 9th क्लास के 100% इसमें से भी आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आप सिर्फ इन्हें जो है रिवाइज़ कीजिए। जो भी इनको मैं बताता हूँ, मैं इनकी आपकी जो है वो फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो जो भी आपको भेजूँगा, तो आप उन्हें प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन्हें देखिए। कोई बात नहीं, आप चेक कीजिए कि आपके वो सारे क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं। तो पहला हमारी स्टोरी है, स्टोरी ऑफ पालमपुर चैप्टर है। इसमें से जो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो जो आते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, पालमपुर गाँव के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है। देखिए, उनका व्यवसाय जो है वो कृषि है। कृषि ही वो लोग करते थे और हालांकि कुछ और एक्टिविटी में भी वो इन्वॉल्व थे, मगर जो है वो उनका मुख्य जो पेशा था वो कृषि था, खेती बाड़ी करना। दूसरा क्वेश्चन आता है, उत्पादन का प्रयोजन उद्देश्य क्या था। यानी कि जो भी उत्पादन वो करते थे उनका उद्देश्य क्या था कि ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादन करना जिनकी उनकी आवश्यकता है। तो जनरल सी बात है, आज के टाइम में जो भी आदमी है वो उसी वस्तुओं का उत्पादन करेगा जिसकी उसे आवश्यकता होती है। उन वस्तुओं का कभी भी उत्पादन नहीं करेगा जो जिनकी उन्हें आवश्यकता नहीं होती है। थर्ड क्वेश्चन है, उत्पादन की प्रथम आवश्यकता क्या है। देखिए, किसी चीज़ को अगर हम उत्पादन करते हैं तो उत्पादन के लिए हमें भूमि चाहिए। भूमि के अलावा हालांकि श्रम भी होती है, पूंजी भी होती है। अगर आपके पास भूमि नहीं होगी तो श्रम तो बेकार है। आप मेहनत करने वाले हो मगर आपके पास जो है वो भूमि नहीं है तो श्रम बेकार है। आपके पास बहुत सा धन है, हालांकि पूंजी भी होती है, पर पूंजी तो एक सीमित दायरा है कि अगर आपके पास भूमि नहीं होगी तो आप पूंजी के बिना क्या कर लो, भूमि के बिना क्या कर लोगे। यू कांट डू एनीथिंग, आप कर भी नहीं कर सकते कुछ भी नहीं। तो ये भूमि जो है वो उत्पादन की प्रथम आवश्यकता है। तीसरा है, पालमपुर गांव में बरसात के मौसम में लोग क्या उगाते थे। भाई, जनरल सी बात है कि बरसात होगी तो वो क्या उगाएंगे। बरसात के मौसम में तो वही उगाएंगे ना जो उपज होती है उनकी, जो उगता है। तो ऐसे चीज़ों का तो उत्पादन वो उपज करेंगे ही नहीं, यानी कि उगाएंगे ही नहीं जो बिना बरसात के मौसम में उगते हैं। तो बरसात के मौसम में वो ज्वार और बाजरा ही उगाएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, आधुनिक कृषि विधि में कौन से बीजों का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, हालांकि आधुनिक की जो है कृषि विधि जो इस्तेमाल की गई थी उसका मुख्य उद्देश्य था गेहूं और बाकी जो है फसल के उत्पादन में वृद्धि करना। तो इन्होंने जो है HYV ये जो है वो बीज इस्तेमाल किए, जिससे हमारी जो है वो पैदावार काफ़ी बढ़ी है। तो ये इसका क्वेश्चन आता है कि किस बीजों का इस्तेमाल किया था। तो HYV बीजों का इस्तेमाल किया था। हालांकि इन बीजों से काफ़ी नुकसान भी था, क्योंकि एक तो इन्हें बहुत ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं सिंचाई की आवश्यकता होती थी। दूसरा, ये भूमि की उर्वरा शक्ति को बिल्कुल ही नष्ट कर देते थे। तो इनसे नुकसान बहुत ज़्यादा है कि आगे आने वाली फसल जो है उगती नहीं थी, मगर फिर भी जो है फसल की पैदावार काफ़ी इससे अच्छी होती थी। तो इसीलिए क्वेश्चन है कि आधुनिक कृषि विधि में बीजों का इस्तेमाल किया जाता है, किन बीजों का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये HYV बीज है। एक साल में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल उगाने से क्या क्या कहते हैं। भाई, एक जगह पर अगर एक से ज़्यादा फसल उगाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम बहुविधि फसल प्रणाली ही कहेंगे। क्योंकि बहुविधि प्रणाली फसल प्रणाली में क्या होता है कि अगर हम एक से ज़्यादा फसल उस जगह पर उगाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुविधि फसल प्रणाली। अब नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, कृषि के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग भारत के किन 2 राज्यों में किया था। ऐसे कौन कौन से राज्य हैं, जो 2 है मेन, हालांकि कई और राज्यों ने भी इसका इस्तेमाल किया था, जिन्होंने सबसे पहले जो है वो आधुनिक तरीके का इस्तेमाल किया था। पंजाब और हरियाणा में सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया गया था, कि ये 2 ही राज्य हैं जहाँ पर जो है वो आधुनिक कृषि विधि का प्रयोग किया गया था। यानी कि HYV जो है बीजों का उपयोग किया गया। उसके बाद फसल की पैदावार में काफ़ी उन्नति हुई, और फसलों की पैदावार में उन्नति को हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि छोटे किसान खेती के लिए आवश्यक पूंजी कहाँ से लेते हैं या लेते थे, जो भी है। तो एक्चुअल क्या होता है, जो छोटे किसान हैं उनके पास जो है वो जैसे बैंक भी खुले होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में,
तो ये स्टोरी चल रही है पालमपुर में। हालांकि स्वयंसेवी संस्थाएं भी वहाँ थी और उसके बाद जो है वो वहाँ पर जो है बैंक भी खुले हुए थे। तो एक्चुअली क्या है, बैंक इजीली किसी भी इंसान को जो है वो ऋण नहीं देते हैं। तो आज की तारीख में भी आप देख लीजिए, अगर आप बैंक में, अगर आप लोगों की आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं है तो आपको बैंक कभी भी ऋण नहीं देगा। बैंक उन्हीं को ऋण देता है जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। तो छोटे किसान खेती के लिए आवश्यक पूंजी कहाँ से लेते हैं? तो बड़े किसानों से लेते थे वो, क्योंकि जो भी बैंक और स्वस्थ जो है वो और बाकी संस्थाएं जो है वो देते नहीं थे इन्हें ऋण, तो बड़े किसानों से लेते थे या गांव के साहूकारों से जो है वो आवश्यक पूंजी जो है वो लेते थे, क्योंकि वो इजीली मिल जाते थे और उनका इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा होता था। अगला आता है मिश्री लाल की आय का साधन क्या है? देखिए इस चैप्टर्स के अंदर, यानी कि जो है वो स्टोरी ऑफ पालमपुर, यानी कि पालमपुर की कहानी चैप्टर में एक मिश्री लाल हुआ करते हैं। तो उनकी जो है वो आय का साधन क्या था, क्या करते थे वो लाल गन्ना पेर कर गुड़ बनाते थे, यानी कि लाल गन्ने से जो है वो गुड़ बनाते थे। तो उस गुड़ को बेचने पर ही उनकी आय का ये साधन है। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास जी कि है करीम का क्या पेशा है? करीम भी इसके अंदर एक पात्र है। करीम क्या करता था, उसने क्या कर रखा था कि अपने गांव में एक कंप्यूटर सेंटर खोल रखा था और उसी कंप्यूटर सेंटर से वो अपना व्यवसाय चलाता था और वही वो उसकी आय का साधन था। अगला क्वेश्चन जो है कि छोटे किसानों से क्या तात्पर्य है? जो छोटे किसान होते थे पालमपुर में, जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि होती थी उन्हें हम छोटे किसान कहते थे। तो यही आया कि छोटे किसान से क्या तात्पर्य है, तो जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि होती है ना, हम छोटे किसान कहते हैं। अगला है पालमपुर में लगभग कितने प्रतिशत लोग गैर कृषि व्यवसायों में लगे थे, यानी खेती नहीं करते थे और दूसरी चीज़ें, दूसरी एक्टिविटीज़ में वो लगे हुए थे। तो 25% लोग तो ऐसे जो है वो कृषि के अलावा दूसरे कार्यों में लगे हुए थे। अगला हमारा 14 क्वेश्चन है, कृषि मापने की मानक इकाई क्या है? तो आखिर कृषि को, भूमि को, सॉरी यहाँ कृषि नहीं है, भूमि है, भूमि को मापने की इकाई क्या है? तो आजकल के जो है ज़माने में कई बार जो है भूमि मापने की अलग अलग इकाई होती है। तो उस जगह पर 1 हेक्टेयर को 100 मीटर वाली भूमि वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर माना जाता था। अगला हमारा क्वेश्चन है 15 है कि अधिशेष कृषि उत्पादकों का किसान क्या कहते हैं, यानी कि अधिक कृषि उत्पादकों का किसान क्या कहते हैं? तो ये होता है अधिकेश कृषि उत्पादकों को रायगंज के बाज़ार में बेचा जाता है। तो ये आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें आप लर्न कर लीजिएगा। तो चलो मैं इसके बाद 3 और 5 मार्क्स से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आते हैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। स्टूडेंट्स ये अगला क्वेश्चन है, ये 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और इसी चैप्टर का है स्टोरी ऑफ पालमपुर की। तो पालमपुर में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? एक तो खरीफ की फसल। अब खरीफ की फसल में कौन कौन सी फसलें आती हैं? ज्वार आता है, बाजरा आता है, पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग करने के लिए। ज्वार बाजरा की कोई, हम लोग उसे खाते तो नहीं, और पशुओं को खिलाने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। अक्टूबर और दिसंबर के बीच में आलू की खेती करते हैं, आलू तो हम लोग खाते ही खाते हैं। और रवि यानी कि सर्दी में जो है गेहूँ हम उपज करते थे वो लोग, और भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी करते थे। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि आपको ये 3 और 5 मार्क्स के हैं, तो अगर 3 मार्क्स का है तो 3 पॉइंट्स लगाने हैं और 4 मार्क्स के हैं तो 4 पॉइंट्स लगाने हैं, 5 मार्क्स के हैं तो। अगला आता है पालमपुर गांव की किन्हीं 3 गैर कृषि क्रियाओं का वर्णन करो। गैर कृषि क्रियाएं वो होती हैं जो कृषि से संबंधित नहीं होती हैं। तो पहला है लघु स्तरीय विनिर्माण विधि। दूसरा होता है डेयरी, ये कृषि तो नहीं कर रहे, डेयरी होती है। परिवहन और दुकानदारी, तो ये भी आपका अगर 3 मार्क्स का है तो केवल 3 पॉइंट्स लिखना है, और अगर 4 मार्क्स का है तो इसमें 4 पॉइंट्स में लिखना है। 5 मार्क्स का है इसे भी चल जाएगा। इनकी आप डिटेल्स को आपको बनानी है, लघु स्तरीय निर्माण विधि, डेयरी और परिवहन और दुकानदारी। तो इसको डिटेल्स लिखोगे तो 1-2 लाइन तो हर किसी के बारे में आप लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, वो लिखना ज़रूरी होता है, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 1960 के दशक में अंत में आई हरित क्रांति से भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए 1960 के दशक में जो है वो अंत में हरित क्रांति आई थी, तो इससे भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा? हरित क्रांति ने भारतीय कृषकों को ज़्यादा उपज वाले बीज, यानी कि HYB,
ये HYV जो है वो एक प्रकार के बीज हैं जिनसे उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, के द्वारा चावल और गेहूं की कृषि करने के तरीके सिखाए। तीसरा है परंपरागत बीजों की तुलना में HYV अधिक उपज वाले बीज सिद्ध हुए। जो भी हम दूसरे जो बीज जो है वो इस्तेमाल करते थे उससे उपज ज़्यादा नहीं होती थी, मगर HYV से जो है उपज ज़्यादा पैदा होती थी। किसानों ने कृषि में ट्रैक्टर और फसल काटने की मशीनों का प्रयोग करना आरंभ कर दिया। पहले जो है हाथों से फसल काटते थे और जो भी एक्टिविटीज़ करते थे वो मैनुअली करते थे, हाथों से करते थे। मगर अब उन्होंने क्या कर दिया कि कृषि में ट्रैक्टर यूज़ करने लगे, खेती को जो है वो जोतने के लिए, और फसल काटने के लिए उस मशीनों का जो है वो थ्रेशर इत्यादि का प्रयोग करने लगे। अगला हमारा क्वेश्चन है परंपरागत खेती व आधुनिक कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपको कोई 3 बताने हैं, अगर 3 मार्क्स के हैं। अगर वैसे भी जो है बड़ा करना है तो इसके थोड़े डिटेल्स और लिख देना। तो परंपरागत कृषि क्या होती है? कृषि के परंपरागत बीजों का प्रयोग किया जाता है। जो पुराने तरीके से हम लोग यूज करते हैं बीज, वही डाले जाते थे और उनसे फसल की पैदावार होती थी। कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो देखिए, जब भी जो भी हम परंपरागत कृषि करते हैं, पुराने बीजों का प्रयोग करते हैं, उसमें सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर तथा दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो भी हम लोग जो है उर्वरक डालते थे, जो उर्वरक इसलिए डाला जाता है जिससे फसल की पैदावार बढ़ती है। तो उन फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए हम जो खेतों में डालते थे वो पुराने तरीके के, यानी कि गोबर हो गया, गाय के गोबर अथवा दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे। इससे जो है वो जैविक कृषि होती थी। जो भी कृषि होती थी उसकी पोषक क्षमता काफ़ी अच्छी होती थी। तो उसमें क्योंकि उसमें उर्वरक का इस्तेमाल नहीं होता था। तो अब आप या आधुनिक कृषि में कृषि के अधिक उपज वाले बीज HYV का प्रयोग किया जाता था। तो HYV का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, इससे फसल की पैदावार बढ़ती थी। अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि ये जितने भी जो बीज होते थे HYV, ये सिंचाई बहुत ज़्यादा मांगते थे। अब इनसे नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। नुकसान पहला तक क्या है कि जो है जल की जो है वो क्षमता कम होती जाती है। यानी कि क्षमता का मतलब आप समझते हो कि पृथ्वी के अंदर जो है वो वाटर लेवल है वो डाउन होता जा रहा है, क्योंकि हम उसका पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ के लिए? सिंचाई के लिए। तो उसकी जो है वो क्षमता कम होती जाती है। दूसरा, रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग। अब जब भी हम लोग जो है HIV जो है बीजों का प्रयोग करते हैं तो उसमें हम रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग करना अनिवार्य है, अदरवाइज नहीं तो फसल जो है वो अच्छी नहीं होती है। क्वेश्चन आता है पालनपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण उद्योग की विशेषताएं बताइए। यानी कि जो भी लघु स्तरीय यानी कि छोटे पैमाने पर जो भी विनिर्माण उद्योग हैं उनकी विशेषता बताना है। तो यानी कि जिस चीज़ का हम उत्पादन करते हैं वो कम मात्रा में, उसकी विशेषता बतानी है। तो सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग किया जाता है। कोई मॉडर्न तरीका का प्रयोग नहीं किया जाता है, सिर्फ सरल विधियों का उत्पादन किया जाता है, मतलब प्रयोग किया जाता था। दूसरा है पारिवारिक श्रम तथा घरों पर काम करना। यानी घर के लोग ही उन वस्तुओं का उत्पादन करने में आपस में जो है सहयोग देते थे। तीसरा, श्रमिकों की कई बार किराए पर रखा जाता था। अब बहुत ज़्यादा काम आ गया या बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई तो श्रमिकों को कई बार किराए पर रखा जाता, भाई ठीक है 3 दिन के लिए आप काम पर आ जाइए, 4 दिन के लिए आ जाइए। अब आता है स्थायी पूंजी से क्या अभिप्राय है। आखिर स्थायी पूंजी होती क्या है? स्थायी पूंजी से अभिप्राय औजारों और मशीनों के अत्यंत साधारण उपकरणों से है। अब मान लीजिए हम लोग कोई किसी काम को कर रहे हैं और उस काम को करने के लिए हमें किसी औजार की आवश्यकता होती है। औजार तो ये है नहीं कि एक बार किसी चीज़ का उत्पादन करने के लिए हम एक बार जो है औजार का इस्तेमाल करें, दोबारा उसका इस्तेमाल ना करें, तो ऐसा नहीं होता है। तो एक बार हमने किसी वस्तु को खरीद ली तो उसके बाद वो अगली बार हर बार जब भी उसकी आवश्यकता होती है उसका इस्तेमाल हम करते हैं। वो कहलाती है हमारी स्थायी पूंजी, जिनका प्रयोग उत्पादन के कई वर्षों तक किया जाता है। तो जैसे किसान का हल एक बार, ये तो है नहीं कि एक बार खेत में लगा दिया दोबारा उसका इस्तेमाल करना ही नहीं है हमें, तो हल का इस्तेमाल बार बार हमें करना पड़ता है। तो ये हमारी स्थायी पूंजी है। ठीक है, तो ये चीज़ें जनरेटर हो गया, कंप्यूटर हो गया, इस तरह ये जो भी है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पालमपुर गांव में ये भूमिहीन किसानों को किस प्रकार का संघर्ष करना पड़ता है। आखिर ऐसी क्या बात है कि जो पालमपुर के जो भूमिहीन किसान हैं
भूमिहीन किसान उन्हें कहते हैं जिनके पास अपनी भूमि नहीं होती है। तो भूमिहीन किसानों को दैनिक मजदूरी पर काम करने के लिए मजबूर है वो। अब दैनिक मजदूर का मतलब होता है अगर आज वो काम पर जा रहे हैं तो आज ही तनख्वाह मिलेगी, अदरवाइज कल नहीं जाएंगे तो कल उन्हें तनख्वाह नहीं मिलेगी। उन्हें अपने लिए प्रतिदिन का काम ढूंढते रहना पड़ रहा है। अगर मान लीजिए आज कम कर रहा है तो उनकी श्योरिटी नहीं कल भी यहाँ काम मिलेगा, कल के लिए उन्हें दूसरी जगह पर जाने की आवश्यकता होती है, यानी कि ढूंढते रहते हैं वो काम को। तीसरा पॉइंट है सरकार द्वारा मजदूर की दैनिक दिहाड़ी न्यूनतम ₹60 निर्धारित की गई है। यानी कि एक मजदूर जो अगर एक दिन काम करेगा तो उसे ₹60 मिलेंगे, और ₹60 में से क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, परंतु केवल मात्र 35-40 रुपये ही मिलते थे। और उसमें भी क्या होते थे, सरकार ने तो निर्धारित किया कि ₹60 मिलेंगे उन्हें, मगर उन्हें मिलते 35 और 40 रुपये से। जो बिचौलिए है वो खा जाते थे। और खेतीहर श्रमिकों में अधिक स्पर्धा के कारण लोग कम वेतन में भी कार्य करने के लिए तैयार हो जाते थे। खेतीहर श्रमिक का मतलब जिनके पास अपनी खुद की खेती नहीं होती थी। अब जब खुद की खेती नहीं होती थी तो उसे काम करने के लिए क्या करना पड़ता था कि जो है वो दूसरे के खेतों पर काम करते थे वो। अब अपने खेत तो है नहीं, तो जो भी उन्हें दिया जाता था उन पर वो संतुष्ट कर लेते थे, इसलिए वो क्या करता है, उन्हें कंपटीशन होता था दूसरे जो है श्रमिकों के साथ। क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन कौन से गैर कृषि कार्य हैं। गैर कृषि कार्य मतलब खेती के अलावा जो पालमपुर के जैसे गांव में आरंभ किए जा रहे हैं। तो गैर कृषि कार्य कौन कौन से हैं, लकड़ी से फर्नीचर बनाना, यानी कृषि से रिलेटेड नहीं है तो फर्नीचर बनाते हैं। घरेलू बर्तनों का निर्माण जो कुम्हार उम्हार इत्यादि है। सिलाई कढ़ाई बुनाई से तैयार कपड़े यहाँ पर बनाए जाते हैं। टोकरियाँ यहाँ पर बुनी जाती हैं, ईंटें यहाँ पर बनाई जाती हैं, सिलाई कढ़ाई क्षेत्र यहाँ पर खोले गए हैं। तो ये सारे जो कार्य हैं वो गैर कृषि कार्य हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें, ताकि मेरा हौसला बढ़े, आगे भी मैं आपको जो इसी प्रकार की वीडियो बना कर दूँ। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें। ओके, नेक्स्ट वीडियो के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।